आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। मैं हूं दीपाली राणा और बात करेंगे खास तौर से तुअर की और एडिबल ऑयल पैक की, स्पेशली पाम ऑयल की। तुअर के साथ शुरुआत करते हैं क्योंकि सरकार लगातार तुअर की खरीद एमएसपी पर कर रही है, जिसे देखते हुए ये उम्मीद की जा रही है कि ये खरीद FY20 के बाद सबसे ज्यादा हो सकती है। ऐसे में देश में कैसी है तुअर और बाकी दालों की स्थिति, कैसे हैं दाम, तुअर के दाम मंडियों में एमएसपी के ऊपर लगातार क्यों बने हुए हैं, इन सब पर हम बातचीत करेंगे। एग्री फार्मर एंड ट्रेड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा हमारे साथ मौजूद हैं और आगे शो में हम बात करेंगे पाम ऑयल की, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में पाम ऑयल की कीमतें 6 महीनों के निचले स्तर पर पहुंच गई हैं। क्या है कारण और भारत में कैसे हैं खाने के तेलों की स्थिति। सनवेन ग्रुप के CEO संदीप बजोरिया हमारे साथ मौजूद रहेंगे और साथ ही स्ट्रैटेजीज पर चर्चा करेंगे SSJ फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज के AVP प्रियंक उपाध्याय और गंगानगर कमोडिटी के AVP अमित खरे से। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं पल्सेस की और जानते हैं किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। इनफैक्ट सुनील जी, अगर हम पिछले 2 सालों की बात करें तो लगातार तूर की इनफैक्ट अगर हम बात करें तो प्राइसेस एलिवेटिव लेवल्स पर थे, लोअर आउटपुट की वजह से, और गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड ये रहा पिछले कुछ समय से लगातार कि सरकार प्रोक्योरमेंट को स्टेप अप करेगी MSP पर, ताकि बफर स्टॉक को बूस्ट कर सके और फार्मर्स को भी एक प्राइस मिल सके। फिलहाल किस तरीके की स्थिति है? दीपाली जी, हमने शायद इस पे पहले भी चर्चा करी थी और यही बात हुई थी कि दिसंबर से नई तुअर आने लगती है, लेकिन सरकार लेट हो गई थी। उसके बाद ये अच्छी बात, मार्च के बाद सरकार का जो प्रोक्योरमेंट है वो तेजी लाया है, जिसका रिजल्ट भी हम देख रहे हैं कि सरकार के पास करीबन 5 लाख टन से ज्यादा का तुअर का जो है खरीदी हो चुकी है। लेकिन क्योंकि बड़ी एक क्रॉप जो है वो काफी नीचे भाव में किसानों की बिक चुकी है। दूसरा एक मैं सबसे बड़ा कारण बताऊंगा कि अभी जो MSP से काफी नीचे तुअर बिक रही है मंडियों में, इसके लिए सरकार को मिल रहा है। हमें सरकार के प्रोक्योरमेंट में ज्यादा पारदर्शिता और ज्यादा उसमें त्वरिता लानी पड़ेगी, ताकि जैसे मैं चने का उदाहरण दूं, चने की MSP 5640 है, मंडियों के भाव 5400-5500 है, तो किसान जो है व्यापारी को और मिलर को माल बेच कर राजी है, न कि सरकार को। तो 160 रुपए, मतलब 3% का फर्क, 4% का फर्क होता है तो किसान सरकार को नहीं तोलता है। जहाँ 10 से 12% का फर्क होता है वहाँ सरकार को माल मिलता है। तो इस कठिनाई को हमें दूर करना होगा, इस पे हमें लगातार काम करना होगा। यदि हमने बड़ी पोर्शन खरीद ली लेकिन मार्केट बहुत नीचे था इसलिए हमें मिल गई, तो मुझे लगता है को कोई क्रेडिट नहीं जाता है। एजेंसियों को क्रेडिट जब जाएगा जब आप कंपटीशन में मार्केट में इसको प्रोक्योरमेंट को करके सरकार का बफर बना के दे। अच्छा, अभी मंडी प्राइसेस न्यूली हार्वेस्टेड तूर के क्या बने हुए हैं? अभी जो मंडियों के जो भाव हैं वो करीबन 63 से लेके 66 रुपए तक अलग अलग मंडी में भाव है, जबकि हमारी MSP है वो 77 के आसपास है, 76-77 के आसपास है, 7700 रुपये है। तो 1000 रुपया नीचे करीबन मंडी के भाव हैं। और जहां तक हम बात करें कि बाहर इंटरनेशनल मार्केट का भी आज यदि हम बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट से भी काफी सस्ता के माल पड़ रहा है। और जुलाई अगस्त का जो शिपमेंट है वो नई तुअर का जाता है अफ्रीकन कंट्री का, उसका जो भाव है वो करीबन $750 के आसपास है, जो हमारे पास आके 62 रुपये किलो करीबन तुअर का पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट बराबर प्रेशर से होने से डोमेस्टिक प्राइस कमी है, डोमेस्टिक प्राइस की कमी होने से सरकार को माल मिल रहा है। हालांकि ये अच्छी बात है कि सरकार के पास माल रहेगा तो बफर रहेगा, तो सरकार अपनी विभिन्न योजनाएं भी चला सकेगी, तथा यदि भाव बढ़ते हैं तो सरकार इंटरवन करके उसको जो है प्राइस को कंट्रोल कर सकेगी। ये 2 अच्छी बातें हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि हमें प्रोक्योरमेंट के तरीकों को सुधार करना पड़ेगा और उनको ज्यादा सक्षम बनाना पड़ेगा। ओके अच्छा, ठीक है सुनील जी, अब एक चीज और आपसे पूछना चाहेंगे। अगर हम पिछले 3 महीने के ट्रेंड्स देखें, आप नए अराइवल्स की अब जुलाई की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम जनवरी की से हिसाब किताब देखें, नए क्रॉप आने के बाद हमने प्राइसेस में कमी आते हुए देखी थी। तो पहले तो अब डोमेस्टिक मार्केट में जो 62-64 आप बता रहे हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग रेट है, बट मोरलेस इसी रेंज में है। ये प्राइसेस यहाँ से इन्हीं भाव के आसपास रह सकते हैं और थोड़ा नीचे आ सकते हैं, सप्लाई बढ़ती हुई दिखाई देगी तूर की स्पेशली, कैसे देख रहे हैं आप प्राइसेस? हम यदि पिछले 3 साल की बात करें तो हमारे यहाँ तुअर का प्रोडक्शन पिछले 2 साल बहुत ज्यादा कम रहा था, वेदर कंडीशन के चलते भी और भाव के चलते भी। उसके बाद चूंकि किसानों को भाव बहुत अच्छा मिला तो इस साल बुआई भी अच्छी है, वेदर कंडीशन भी अच्छी रहने से यील्ड भी अच्छी आई है।
तो काफी अच्छी इस बार फसल रही है, जिसका हम रिजल्ट भी देख रहे हैं कि लगातार फसल दिसंबर के बाद आज हम मई में हैं, लेकिन किसानों की आवकें लगातार हो रही है, माल लगातार आ रहा है। और इंडिया के भाव देख के आज अफ्रीका बर्मा ने भी अच्छी बुआई करी, जिसकी वजह से वहां भी काफी प्रोडक्शन हो रखा है। तो इस बार यदि तुअर की बात करें तो प्रोडक्शन बहुत अच्छा है और सप्लाई की कहीं कोई समस्या नहीं है। मुझे लगता है आगे आने वाले नई फसल तक हमें कोई चिंता तुअर में करने की जरूरत नहीं है। इसके भाव जो है प्रेशर में रहेंगे, बीच बीच में जब यदि डिमांड बढ़ेगी तो हो सकता है कुछ भाव में सुधार आ जाए, लेकिन ये दोबारा भाव जो है काफी नीचे आ जाएंगे। एक क्विक क्वेश्चन और आपसे। एक तो ठीक है क्योंकि सरकार के पास फिलहाल माल आ रहा है भाव की वजह से ही, फिलहाल की स्थिति को देखते हुए ओवरऑल प्रोक्योरमेंट कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तूर का आप, पहली चीज। और दूसरा फिर बाकी दालों पर भी मैं आपकी राय लूंगी, पहले सर इसके बारे में बताइए। तुअर का प्रोक्योरमेंट सरकार ने 100% लेने की बात करी थी। यदि हम 28 से 32 लाख टन का प्रोडक्शन मानते हैं तो 5 लाख टन तो 15% ही होता है। तो मुझे लगता है अभी भी हम देखें जिस हिसाब से गारंटी सरकार ने करी थी उससे को देखते हुए तो काफी कम है। लेकिन फिर भी यदि 10 लाख टन तक सरकार खरीद पाती या 15 लाख टन सरकार खरीद पाती 50% तुअर, तो मुझे लगता है किसानों को ज्यादा इंकरेजमेंट होता और अगली बुआई में भी किसान जो है तुअर की तरफ जाते, क्योंकि तुअर की एमएसपी बहुत अच्छी है। तुअर का हमें यदि प्रोडक्शन बढ़ाए रखना है तो उसकी प्रोक्योरमेंट हमें 40 से 50 करनी होगी। ओके अच्छा सुनील जी, क्विकली एक चीज और, मैं बाकी दालों पर भी आपकी राय लेना चाहती हूँ। सरकार ने तो रिकॉर्ड 4.5 मिलियन टन के प्रोक्योरमेंट की बात कही है पल्सेस की, जिसमें तूर के अलावा चना, उड़द, मसूर, मूंग भी है। अगर हम इन बाकी दालों की बात करें तो किस तरीके की स्थिति दिखाई दे रही है प्रोक्योरमेंट फ्रंट पर, अवेलेबिलिटी फ्रंट पर, सप्लाई साइड पर, फिर चाहे वो चना हो या उड़द? चना मसूर की बात करूंगा मैं प्रोक्योरमेंट की, क्योंकि इसका प्रोक्योरमेंट का टाइम चल रहा है। मैं फिर कहूंगा तुअर की तरह ही तुअर, चना और मसूर में भी क्योंकि प्रोक्योरमेंट लेट हुआ इसलिए सरकार को अभी तक कम माल मिल पाया है। चना पीछे 49,500 के आसपास काफी देर तक मंडियां बिकती रही थी, लेकिन सरकार का उस समय प्रोक्योरमेंट चालू नहीं हुआ था। मसूर की बात करूं तो मसूर भी करीबन 10% नीचे चल रही है एमएसपी से। तो मुझे लगता है इन दोनों का प्रोक्योरमेंट में सरकार को अभी तेजी लानी चाहिए। अभी तेजी लाएगी सरकार तो प्रोक्योरमेंट अच्छा हो जाएगा और सरकार अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगी। नहीं तो तुअर की तरह यदि लेट हो गए तो हमें 4-5 लाख टन से ज्यादा चना नहीं मिलेगा। मसूर हम 1-2 लाख टन खरीद लेंगे। हालांकि मसूर का सरकार के पास ऑलरेडी बफर स्टॉक है, मूंग का भी बफर स्टॉक ऑलरेडी सरकार के पास है और मूंग इंटरनेशनल मार्केट में काफी मंदी है। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में किसी भी दालों में हम तेजी की संभावना तो है नहीं, जिसकी वजह से सरकार को बफर करके उसकी चिंता करनी पड़े। और लेकिन क्योंकि बफर हमें बना के किसी भी कठिनाई के समय हमें उसको यूज करना होता है, तो इसके लिए जरूरी है कि सरकार के पास बफर रहे। और बफर बनाने के लिए सरकार को अपने, मैं फिर कहूँगा, सिस्टम, प्रोक्योरमेंट के सिस्टम में चेंज लाना पड़ेगा और इसमें त्वरितता लानी पड़ेगी और तुरंत कार्रवाई करते हुए इसमें काम करना होगा। तभी सरकार का बफर बन सकता है और किसानों को एमएसपी के भाव मिल सकते हैं। ओके चलिए, शुक्रिया सर सुनील जी आपका हर पहलू से अपनी राय देने के लिए, इस खबर पर प्राइसेस के ट्रेंड्स भी समझाने के लिए। अमित खरे से क्विक कमेंट ले लेते हैं पल्सेस के प्राइसिंग ट्रेंड पर। आपने सुना अमित पूरा कॉन्वर्सेशन सुनील जी के साथ। फिलहाल तो कंफर्टेबल पोजीशन स्पेशली तूर के हिसाब से दिखाई दे रही है, बाकी दालों की प्रोक्योरमेंट भी पिक होने की पॉसिबिलिटी है, स्पेशली चना और मसूर। आप कैसे देखते हैं पूरे ही पल्सेस के पैक को और प्राइसेस को? बिल्कुल दीपाली जी, काफी अच्छा जो है डिस्कशन जो है सुनील जी ने डिस्क्रिप्शन किया पल्सेस पे। मेरे को चना जो है इस बार काफी हॉट नजर आता है दालों में। अगर देखा जाए तो अभी दिल्ली चना लगभग 5800 के आसपास है। मेरे को लगता है आगे आने वाले समय में चना लगभग 6200-6300 के आसपास तक टेस्ट कर सकता है। 10 या 15 दिन के बाद मार्केट में डिमांड निकलना स्टार्ट होगी। तो मेरे को लगता है जो ट्रेडर्स हैं, जो होलसेल व्यापारी हैं, जो फिजिकल वाले जो स्टॉक्स होल्डर हैं, उनको इस बार चने पे फोकस करना चाहिए। चना सभी दालों में आउट परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आ रहा है। ओके चलिए, अब बात कर लेते हैं पाम ऑयल की। और इंटरनेशनल मार्केट में हमने पाम की कीमतों में गिरावट आते हुए देखी है। 6 महीने के निचले स्तरों पर प्राइसेस आ चुके हैं। और मलेशिया की हम बात करें तो जो भाव है वो 3850 प्रति टन रिंगिट के नीचे कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार चौथा 5वां सेशन जो प्राइसेस रहे हैं। आप
ट्रेंड देखें प्राइस मूवमेंट का तो एक हफ्ते में 2%, एक महीने में 8% भाव गिरे हैं और अगर साल की शुरुआत से देखें तो 14% तक की गिरावट देखने को मिली है। सनविन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप जी, क्या फैक्टर्स हैं इस गिरावट के पीछे? लगातार जो हम प्रेशर देख रहे हैं, ये ट्रंप के टैरिफ की टेंशन है, बयानबाजी का इम्पैक्ट हो रहा है, या कुछ और भी फैक्टर्स जिसकी वजह से प्राइसेस लगातार अंडर प्रेशर रहे हैं? देखिए, ये जो कीमतें गिरी है, एक तो डेफिनेटली ये ट्रेड वॉर के बारे में, रेसिप्रोकल टैरिफ को लेके जो हलचल मची है पूरे वर्ल्ड में, उसका एक असर रहा है। दूसरी बात, जो क्रूड ऑयल जो होता है, तो क्रूड ऑयल में हमने देखा $60-65 का नीचे आते आते $57 तक नीचे आ गया है। तो ये दो भी बात हो गई है। और तीसरा बात मतलब ये है कि यूएस मतलब वर्ल्ड वॉर में अभी सब जगह पे, सब देशों में ये हालत बन गई है कि भाई जो भी चीज़ हमारे पास में है, जो प्रोडक्शन हमारा हो रहा है, उसको हम जल्दी में जल्दी सेल कर लें, और बाद में कब कहाँ क्या रिस्ट्रिक्शन हो जाए कोई भरोसा नहीं है। एंड ये सब बातों को लेकर, दूसरा पाम में तो सीजनल प्रोडक्शन बढ़ रहा है अभी। मतलब जो हमने देखा सितंबर अक्टूबर से लेके तो मार्च अप्रैल तक पाम प्राइस एकदम फॉर्म रही है, और अगर कई बार तो सब में ऊँची चली गई थी, सोया और सनफ्लावर से ऊँची चली गई थी, वो अभी नीचे आ गई है और प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो गया है अप्रैल सेकंड हाफ से और मई से। और प्रोडक्शन अभी हर महीने बढ़ते जाना है पाम का, और स्टॉक्स भी उनके पास बढ़ते जाना है। तो इसीलिए अभी उनको बायोडीजल की स्टोरी उन्होंने बहुत चला ली, लेकिन अब उनको एक्स्ट्रा पाम जो बन रहा है, जो प्रोडक्शन बन रहा है, उसको बेचना है तो फूड में बेचना पड़ेगा, तो प्राइस कॉम्पिटेटिव करनी पड़ेगी। तो हिसाब से उन्होंने प्राइस अभी कॉम्पिटेटिव कर ली है। और रादर उन्होंने अभी पाम तेल आज के दिन देखिए आप, मई का पाम तेल जो देखें तो $1030 CNF इंडिया में काम हुआ है। मई का सोयाबीन ऑयल $1065 $70 का लेवल है, और मई का सनफ्लावर ऑयल $1200 का लेवल है। तो पाम सब में चीप लेवल हो गया, और इस तरह से पाम में फूल की डिमांड अब थोड़ा वापस बनना शुरू हो गई है। तो ये गिरावट जो आई है पाम में, जो ऊपर में 1200 $1250 के से लेके नीचे में जो आप समझ के लिए $1030, और रिंगिट में 4700 रिंगिट से लेके 3800 रिंगिट, ये जो गिरावट जो आई है पिछले 1.5-2 महीने में, वो अपने आप को अभी प्रोडक्शन बढ़ रहा है और फूड की डिमांड इनको अट्रैक्ट करनी है, इसके लिए पाम ऑयल में ये गिरावट आई है। कंज्यूमर का तो फायदा ही है, कंज्यूमर को तेल सस्ता हो गया है। पहले जो 135 रुपए किलो में तेल मिलता था, अब कंज्यूमर को 120 रुपये 122 रुपये किलो में तेल मिल रहा है। तो इंडस्ट्री को भी अच्छा है, इंडस्ट्री को लो वर्किंग कैपिटल लगेगा, कीमत कम होती है तो इंडस्ट्री को तो क्या एक तरफ से सीड लेना है, ऑयल लेना, और फिर रिफाइन करके उसको प्रोसेस करके बेचना है। तो इंडस्ट्री को भी ऊंची कीमतें कोई अच्छी जरूरी नहीं है, हमें तो रीजनेबल कीमतें बनी रहे, कंजम्पशन बना रहे, डिमांड बनी रहे, वो इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो माहौल इस तरीके से उस लाइन में आ गया है अभी। एंड प्रोडक्शन के महीने हैं अभी पाम में, मलेशिया इंडोनेशिया में, ये मई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक के। साउथ अमेरिका में भी सोयाबीन का सीजन फुल स्विंग में चल रहा है, अर्जेंटीना ब्राजील में। सिर्फ सनफ्लावर में दिक्कत है, सनफ्लावर ऑयल सीजन में आ गया है। या तो सनफ्लावर ऑयल का नया सीजन अक्टूबर से शुरू हो गया, जब सनफ्लावर ऑयल भी नीचे आ जाएगा $100। ओके, तो यानी ओवरऑल जो प्राइसेस का ट्रेंड है एडिबल ऑयल पैक का, वो नीचे की तरफ ही आप देख रहे हैं। इन स्तरों से भी पाम के और नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है क्या? पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी या डोमेस्टिक इंडस्ट्री की बात करें तो बीच में चर्चा ये भी हुई थी कि एडिबल ऑयल इंडस्ट्री इंपोर्ट ड्यूटी हाइक चाहती है, रिक्वेस्ट की गई है गवर्नमेंट से, ताकि रिफाइंड पाम ऑयल पर ही ड्यूटी लगे, ताकि लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया जाए। तो फिलहाल अवेलेबिलिटी या सप्लाई साइड पर या जो लोकल इंडस्ट्री है उनकी सिचुएशन कैसी है अगर डोमेस्टिक फ्रंट पर देखें तो? देखिए, डोमेस्टिक फ्रंट पे हमारी जो लोकल इंडस्ट्री जो है, वो लोकल इंडस्ट्री, मैंने आपको कहा था कि वो भाई क्रूड और रिफाइंड ऑयल का जो डिफरेंस है, ड्यूटी डिफरेंस, वो 7.5% है। तो वो इंडस्ट्री ने रिक्वेस्ट किया उसको 12.5 या 15 किया जाए, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, मलेशिया इंडोनेशिया से जो क्रूड पाम ऑयल आ रहा है, जैसे मैंने आपको कहा $1030 मई का यहाँ से क्रूड पाम ऑयल का रेट है, तो उसके साथ में $990 में रिफाइंड पाम ऑयल बेच रहे हैं। मतलब क्रूड से रिफाइंड ऑयल जो ऊपर में $40-50 महंगा होना चाहिए फिनिश प्रोडक्ट, वो $30-40 सस्ता बेच रहे हैं, बिकॉज वहाँ उनके ड्यूटी स्ट्रक्चर ऐसा है कि क्रूड पे ड्यूटी बहुत है एक्सपोर्ट करने के लिए, और रिफाइंड पे ड्यूटी 0 है। तो वो सब कारणों से लेके इंडियन इंडस्ट्री को, रिफाइनिंग इंडस्ट्री को बहुत तकलीफें झेलनी पड़ रही है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी लो है, दूसरी बात उनको मार्जिन ही कुछ नहीं है, नेगेटिव मार्जिन है। तो इंडस्ट्री ने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया था कि भाई ये जो ड्यूटी है वो एक तो आप रिफाइंड और क्रूड का डिफरेंस बढ़ाया जाए, तो बढ़ाने के लिए आप रिफाइंड की ड्यूटी बढ़ाएं या क्रूड की ड्यूटी कम करें, दोनों में से आप जो चाहे वो कम करें, लेकिन जो 7.5% का डिफरेंस है क्रूड और रिफाइंड की ड्यूटी में, वो 12.5 से 15% किया जाए, तो इंडस्ट्री को भी मेक इन इंडिया करने के लिए और जिंदा रहने के लिए एक जरिया बन जाए। नहीं तो हम लोग फॉरेन की इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं और इंडियन इंडस्ट्री उसमें घायल हो रही है।
ये बात है। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए इस खबर पर और अपनी राय शेयर करने के लिए। एक क्विक कमेंट एडिबल ऑयल पैक पर भी ले लेते हैं और उसके बाद स्ट्रैटेजीज पर करेंगे बातचीत। अमित, क्या राय है आपकी पाम ऑयल, सोया ऑयल या सनफ्लावर ऑयल को लेकर? फिलहाल करंटली प्राइसेस बहुत तेज होंगे यहाँ से, ऐसी तो संभावना नहीं है, नरम ही बने रहेंगे, ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं। आपकी राय क्या है? पाम ऑयल जैसा इंटरनेशनल में अभी देख पा रहा हूँ 3801 के आसपास का ट्रेड हो रहा है। कंटिन्यू जो है करेक्शन 4700 लगभग 20 फरवरी से इसमें देखने को मिली और अभी 3800 के भाव है। मेरे को लग रहा है अभी 200 रुपए का गिरावट इसमें और देखने को मिल सकता है। 3600 के आसपास पाम ऑयल के भाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे सोया ऑयल इंटरनेशनल की बात मैं करूँ तो 51 के आसपास के इसने हाई बनाए थे, अभी 48.39 के आसपास इसका ट्रेड हो रहा है। मेरे को लग रहा है ये 46.50 के आसपास तक जो है इंटरनेशनल एज पर इंटरनेशनल करेक्ट हो सकता है। चलिए, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। प्रियंक उपाध्याय, अमित खरे बने हुए हैं हमारे साथ, लेंगे इनके ट्रेड्स एक ब्रेक के उस पार, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। हमारे साथ हैं प्रियंक उपाध्याय और अमित खरे। अब बात करते हैं ट्रेड्स की। प्रियंक, पहले आप बताइए ट्रेड्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं। गुड इवनिंग दीपाली जी। आज हमारी पिक बुलियन कॉम्प्लेक्स में रहेगी। हमने देखा है कि एक उछाल देखा है गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में इन लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस में। तो यहाँ पे सिल्वर पे हमारी खरीदारी की सलाह रहेगी। अराउंड 95,800 के आसपास बाई किया जा सकता है। 94,800 स्टॉप लॉस रहेगा और 97,500 के टारगेट्स रहेंगे। दूसरी पिक हमारी एनर्जी कॉम्प्लेक्स से रहेगी क्रूड ऑयल में। हमने देखा है कि क्रूड ऑयल 4 ईयर लोस पे कल गया था और वहां से एक रिबाउंड दिखा है। तो मुझे लगता है यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है क्रूड ऑयल के प्राइसेस में। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी अराउंड 4900 के आसपास। 4750 स्टॉप लॉस रहेगा और 5130 के टारगेट्स रहेंगे। अमित, आपकी रिकमेंडेशंस? बिल्कुल, गोल्ड सिल्वर पहला ट्रेड रहेगा मेरा। हालांकि ऑलरेडी आज प्राइसेस काफी बढ़ चुके हैं तो शाम को थोड़ा सा करेक्शन पे खरीदारी रहेगी। एंट्री पॉइंट है गोल्ड का 96,200 के आसपास आज खरीदारी करनी है। 97,300 रुपए का टारगेट है। वहीं पे 95,900 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। चांदी का एंट्री प्राइस खरीदारी पॉइंट है 95,900 रुपए का, 95,400 रुपए का स्टॉप लॉस है और 97,500 रुपए का इसका टारगेट रहेगा। मेटल्स में अगर हम बात करें तो कॉपर काफी अट्रैक्टिव चार्ट पे दिखाई दे रहा है। 843 के आसपास ट्रेडर्स को खरीदारी करनी चाहिए। 839 का स्टॉप लॉस लगाएं। इंट्राडे में 850 तक के टारगेट जो है कॉपर में भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो चलिए ये रहे आपके लिए ट्रेड जो रेकमेंड किए गए हैं। गोल्ड पर प्रियंक, आपकी राय क्या रहेगी? पहले तो फेड मीटिंग से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कमेंट्री कितनी इंपॉर्टेंट रहेगी कंसीडरिंग ट्रम्प एक्शंस जिस तरीके के रहे हैं? एक इकोनॉमिक स्लो डाउन, रिसेशन का डर तो ऑलरेडी बना हुआ है। ऐसे में क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं फेड की मीटिंग से? ठीक है, फेड का मीटिंग में इंटरेस्ट रेट मोस्टली अनचेंज रहना, यही एक्सपेक्टेशन है मार्केट्स का। और जिस तरह से अभी तक क्लैरिटी नहीं आ रही है कि टैरिफ्स पे, और तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन कैसा रहेगा, तो वो मुझे लगता है कि फेड वेट एंड वॉच मोड में रहेगा एटलीस्ट गोइंग इन दिस मीटिंग। और कमेंट्री एक इम्पोर्टेंट क्लू देगी मार्केट्स को। तो फिलहाल जिस तरह का माहौल है अनचेंज एक्सपेक्टेशन है, बट कमेंट्री पे मार्केट रिएक्ट करेगा। ओके, और गोल्ड पर फिर क्या राय है आपकी? इंटरनेशनल मार्केट्स में तो वापस $3400 को अप्रोच कर रहा है। तेजी सस्टेन होते हुए देख रहे हैं एटलीस्ट नियर टर्म में, प्रियंक? देखिए, हमने लास्ट 2 दिन में जो एक शार्प बाउंस देखा है, तो मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस के करीब आ रहा है गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट्स में। अगर हम स्पॉट गोल्ड की बात करें 3380 के आसपास अभी ट्रेड्स हो रहे हैं। मेरे हिसाब से 3400 3410 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बैंड रहेगा इंटरनेशनल मार्केट्स में। घरेलू मार्केट्स में मुझे लगता है कि अराउंड 97,000 97,500 ये जोन्स एक स्टिफ रेजिस्टेंस जोन्स रहने चाहिए। तो जिन्होंने लोअर लेवल्स पे अगर बाइंग की है
तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि फेड का जो आउटकम आएगा वो कल 11:30 तक आएगा, उसके बाद मार्केट रिएक्ट करेगा। तो थर्सडे हमारे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि गैप अप या गैप डाउन हो सकता है। तो इन नेक्स्ट 1 ट्रेडिंग सेशंस मुझे लगता है कि अगर 97,000 97,500 का जोन्स मिलता है एमसीएक्स पे, तो वहां पे एक बार लॉन्ग्स में प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। ओके, नेचुरल गैस पर आपकी राय क्या रहेगी अमित? यहाँ पर एक रिबाउंड देखने को मिला है जो सस्टेन हो रहा है फिलहाल, क्या स्ट्रेटेजी इन स्तरों से? में एक सेलिंग का ट्रेड लिया जाना चाहिए क्योंकि डिमांड जो है थोड़ा सा कमजोर नजर आ रही है और इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग भी देखें तो थोड़ा सा स्टॉक्स ओवर सप्लाई होके आ रहा है। तो 305 के आसपास मई वायदा नेचुरल गैस में बिकवाली का ट्रेड ट्रेडर्स को करना चाहिए। नीचे में 294 रुपए तक का टारगेट रखें, ऊपर में 309 रुपए के ऊपर का एक टारगेट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। ओके, बात एक बार बेस मेटल्स की देखें तो एक ट्रेड आपको अमित ने रेकमेंड किया है, बट पूरे ही पैक पर क्या राय है? प्रियंक का टेक ले लेते हैं। प्रियंक, आप कैसे देखते हैं पूरे ही बेस मेटल पैक को? हालांकि बहुत कुछ हो रहा है ओवरसीज मार्केट में, ट्रम्प पॉलिसीज के मद्देनजर, जो कि सीरियसली इम्पैक्ट करता है इस पूरे ही स्पेस को, बट स्टिल कैसे देखना पूरे ही पॉकेट को, और कोई प्रिफर्ड चॉइस है क्या? देखिए, अगर बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में अगर हम देखें तो कॉपर में एक अच्छा रिबाउंड लोअर लेवल से देखा है हमने। 800 के नीचे जाते हुए देखा था कॉपर के प्राइसेस को इन लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस, और वहां से एक रिबाउंड टुवर्ड्स 860 दिखा था, और वहां से फिर से एक पुल बैक हम देख रहे हैं टुवर्ड्स 845। ये अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से कॉपर में लोअर लेवल्स पे बाय किया जा सकता है। अराउंड 830 820 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैंड दिखता है, तो वहां पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। फिर से हम एक बार रैली 860 870 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कॉपर के प्राइसेस में। ओके, अच्छा, एग्री बाजार पर नजर डालें तो यहाँ पर एक क्विकली राय ले लेते हैं, जहाँ स्पाइसेस के पैक में हम लगातार प्रेशर देख रहे हैं। ग्वार पैक अंडर परफॉर्म कर रहा है, कॉटन सीड ऑयल केक में थोड़े बहुत बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिले हैं, लेकिन टर्मरिक पर अमित क्या राय है आपकी? टीएमसी सबसे स्ट्रॉन्ग काउंटर अभी जो है पूरे एग्री में नजर आ रहा है। खरीदारी का ट्रेड रहेगा, ट्रेंड पॉजिटिव है। जून वायदा टीएमसी 13,900 के आसपास चल रही है, मौजूदा भाव पे खरीदारी करें। 13,450 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। मेरे को लग रहा है वीकेंड तक 15,000 के आसपास के भाव टीएमसी में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे अगर जीरे की हम बात करें तो जीरा मई वायदा 21,000 के आसपास कहीं ना कहीं एक बॉटम बनता हुआ नजर आएगा, वहां से प्राइजेस में एक रिकवरी की उम्मीद है। धनिया लगातार कमजोर बना रहेगा, मेरे को लगता है जून वायदा धनिया नीचे में 7200 के आसपास तक के प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें ग्वारशीट ग्वारगम की, जो कि काफी हॉट कमोडिटी इस बार जो है बनी हुई है, इसमें कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। मेरे को लग रहा है जून वायदा जो है ग्वारगम 9,000 के आसपास तक देखने को मिल सकता है, तो 9,500 के आसपास इसमें बिकवाली करके चले। 9,650 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। 9200 से लेके 9,000 तक के टारगेट जो है ग्वारगम में जून वायदा में देखने को मिल सकते हैं। और कॉटन सीड ऑयल केक पर क्या राय है? यहाँ पर हमने डिमांड इंप्रूव होने की वजह से बाइंग देखी थी, क्या राय है आपकी इस कमोडिटी पर? काफी अच्छा मोमेंटम कल इसमें जो है निचले स्तरों से देखने को मिला। जून वायदा 2960 के आसपास है, 2940 के आसपास इसमें खरीदारी करके चलनी है। 2900 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। ऊपर में 3050 तक के टारगेट जो है जल्दी जून वायदा कोड में देखने को मिल सकते हैं। ओके, एक क्विक राय ले लेते हैं और डॉलर इंडेक्स पर भी प्रियंक प्रियंक कैसे देखते हैं आप डॉलर इंडेक्स को? जो सॉफ्टनेस देखी है वो फॉर टाइम बिंग बनी रह सकती है, या क्या लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे? डॉलर इंडेक्स में क्लियरली ट्रेंड जो है वो डाउन साइड की तरफ ही है, बट काफी एक स्टीप डाउन साइड हमने ऑलरेडी प्राइसेस में आता हुआ देखा है। तो यहाँ से एक जो रेंज बन रही है मेरे हिसाब से 100 के आसपास एक रेजिस्टेंस दिखता हुआ बनता है। तो 100 एक साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा, जब तक उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं चांसेस है कि एक बार हम फिर से टुवर्ड्स 98 तक एक्सपेक्ट करते हैं। 100 के ऊपर अगर सस्टेन करना शुरू करे डॉलर इंडेक्स, तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली टुवर्ड्स 102 एक्सपेक्टेड है। ओके, तो शॉर्ट टर्म में एक रैली दिख सकती है। फिलहाल 99.70 पर प्राइसेस कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्विक कमेंट है कॉटन पर भी ले लेते हैं, जहां पर ओवरसीज मार्केट हो या डोमेस्टिक मार्केट्स हो, डिमांड बेहतर होती हुई दिखाई दे सकती है। क्या राय रहेगी आपकी अमित कॉटन पर?
काफी लंबे समय से एक जो है डाउनसाइड का मूवमेंट प्राइजेस में देखने को मिल रहा है। अगर यूएस कॉटन की हम बात करें तो अभी इसका प्राइजेस 68 के आसपास है। मेरे को लगता है थोड़ा सा करेक्शन इसमें अभी और बाकी है, 64 के आसपास के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल बिकवाली करके चल सकते हैं, 68 मौजूदा स्तरों पर बेचें, 69.5 का स्टॉप लॉस लगाएं, नीचे में 64 तक के टारगेट जो है एज पर इंटरनेशनल वायदा देखने को मिल सकते हैं। ओके अच्छा प्रियंक, एक चीज और बताइए, सिल्वर पर तो आपने एक ट्रेड रेकमेंड किया ही है, लेकिन अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें, हम काफी दिनों से इस बात की चर्चा कर भी रहे हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो की, जो कि बढ़कर अब 100:1 के आसपास आ चुका है, उसके भी बियॉन्ड जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम पूरे साल भर का आउटलुक लें, स्लाइटली ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हो, तो गोल्ड सिल्वर में से ज्यादा कन्विक्शन क्या सिल्वर के साथ है या गोल्ड के साथ ही जाना चाहेंगे? जी, अगर आप लंबे नजरिए के कोई निवेशक है तो डेफिनेटली यहाँ पे सिल्वर रिलेटिवली आउट परफॉर्म करेगा इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, और एक साल का होराइजन ले तो डेफिनेटली सिल्वर का पलड़ा भारी दिखता है कंपेयर टू गोल्ड। तो यहाँ पे अगर जो भी वजह से करेक्शंस आती है जब कभी भी, तो सिल्वर ऑन डिप्स अक्यूमुलेट करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। तो यहाँ से लुकिंग एट द गोल्ड सिल्वर का रेशियो जो है 100 के पार है, वो हिस्ट्री बताता है कि 100 के पार काफी टाइम तक रुकता नहीं है, और वहां से फिर से हमने एक सिल्वर में डोमिनेंस दिखता है। तो मुझे लगता है कि फॉर लॉन्ग टर्म सिल्वर शुड रिलेटिवली आउट परफॉर्म गोल्ड। ओके चलिए, तो सिल्वर यहाँ से एक आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा गोल्ड के मुकाबले। गोल्ड ऑलरेडी शुरू के 4 महीनों में धमाल मचा चुका है, अब शायद सिल्वर की बारी है अगर लंबी अवधि का व्यू देखें तो। शुक्रिया आप दोनों का ही, हमें तो प्रियंक, आने के लिए शो में और सभी स्ट्रैटेजीज रेकमेंड करने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी 360 डिग्री में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।